एक सत्याग्रह का हुआ सरकारी कत्ल, आवाज उठाने की, विरोध करने की किसानों को मिली है सजा। पुलिस ने जबरन खत्म करा दिया आंदोलन। मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले का है, जहां पानी में बैठकर आंदोलन कर रहे दर्जनों किसानों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिसिया लाठी। सैलाब में डूबे लोगों को निकाला गया जबरदस्ती। एक एक शख्स को चुन चुन कर पानी से बाहर निकाला। पानी में प्रदर्शन करने वालों को जबरन भेजा अस्पताल। पुलिसिया जोर जबरदस्ती और तांडव की ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की, जहां से 30 किलोमीटर दूर खरदना गांव में पानी में बैठे थे दर्जनों प्रदर्शनकारी। क्या नाम? और 14 दिन से पानी में बैठकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने जबरन खींचकर बाहर निकाल दिया। सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद सबको दी गई माइक से चेतावनी। और आज पांडाल के अंदर हम लोग इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, प्रतिबंधित क्षेत्र में एक साथ 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का समूह एक साथ एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेंगे। इस चेतावनी के बावजूद भी किसान पानी से बाहर नहीं निकले। किसानों को जिद पर अड़ा देखकर आखिरकार पुलिस ने जबरदस्ती करने का फैसला कर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह धीरे धीरे पानी में उतरे पुलिस वाले किसानों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले एक और फिर 2 पुलिस वाले पानी में उतरे और देखते ही देखते पानी में पुलिस से पुलिस नजर आने लगी। इस बीच 3-3 नाव पर सवार होकर भी पुलिस वाले पानी के भीतर पहुंच गए और किसानों को जबरदस्ती हटाने लगे। मजबूर किसान क्या करते? 14 दिन से अपनी मांगों के साथ जो जल सत्याग्रह करने का इरादा किया था वो 3 घंटे में चूर चूर हो गया। किसानों के साथ पानी में बैठे नर्मदा बचाओ आंदोलन और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन प्रदर्शन खत्म कराने पर उतरी पुलिस ने किसी को भी नहीं बख्शा। 14 दिन बाद ओंकारेश्वर बांध के विस्थापितों को सरकार ने पुलिसिया अंदाज में उठा लिया और अब सरकार की दलील है कि ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध की सच्चाई अलग अलग है, जो विस्थापितों के गले नहीं उतर रही है। ऐसे में इंदिरा सागर बांध के विस्थापित मायूस हैं और अदालत जाने का मन बना रहे हैं। हरदा से लोमेश गौर के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। हरदा में जल सत्याग्रह कर रहे किसानों पर टूटा है पुलिसिया कहर। तस्वीरें आपने देखी। शिवराज सरकार ने सत्याग्रह पर ऐसा चाबुक चलाया कि 3 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जल सत्याग्रह को जबरन खत्म कराने पर अब शुरू हो गई है सियासत। हालांकि शिवराज सरकार की अपनी दलील है, लेकिन कांग्रेस ने मुद्दे को हवा दे दी है। आवाज उठाने की मिली सजा, विरोध करने की मिली सजा, किसानों पर पुलिसिया कहर, सत्याग्रह पर सरकारी चाबुक। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई कम कराने की मांग को लेकर पानी में बैठे किसानों को इशरावनी मिली सुबह 6:30 बजे और 3 घंटे के भीतर सभी किसानों को जबरन बाहर कर दिया गया। हरदा में प्रदर्शन कर रहे हर एक शख्स को पुलिस ने चुन चुन कर बाहर फेंक दिया। किसानों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने को बचाने के लिए जल सत्याग्रह कर रहे थे। 14 दिनों से हरदा में चल रहा था जल सत्याग्रह। पानी में करीब 100 किसान 14 दिनों से बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि बांध की ऊंचाई 262 मीटर से घटाकर 260 मीटर की जाए और साथ ही उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों की मांगों की जगह दिया पुलिस का जुल्म।
किसानों का डर दूर करने की जगह शिवराज सरकार ने पुलिसिया जोर से खत्म कर दिया सत्याग्रह। जाहिर है कि एमपी कांग्रेस को मौका मिल गया शिवराज सरकार पर आग उगलने का। अलग जो स्थापित करना है तो उनको मतलब पूरी तरह से उनको हर तरह से उनको सेटल करके उनको मदद करनी है और उनका हर तरह से मदद करने का काम किया कहा, मगर वो उन्होंने करानी है। तो ये सब सारी बातें देख के हम लोग जाएंगे और उनसे बात करेंगे। उनके और सरकार ये पूरी तरह से हिटलरशाही चला रही है। वैसे बात जायज भी है, क्योंकि देखा जाए तो शिवराज सरकार ने जल सत्याग्रह कर रहे लोगों पर दोहरी नीति अपनाई है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के खंडवा और हरदा जिले की। खंडवा में किसान 17 दिन से जल सत्याग्रह पर बैठे रहे। आखिर सूबे की शिवराज सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी, लेकिन जब हरदा के किसानों ने ये रुख अपनाया तो शिवराज सरकार ने सत्याग्रह का कत्ल करा दिया। हालांकि सरकार इस पर सफाई भी दे रही है। में दोहरे मापदंड नहीं, दोनों विषय अलग अलग हैं और जहां ओवरऑल मिलाकर इस प्रदेश के हित में, किसानों के हित में जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। हरदा के जल सत्याग्रह पर सरकार का रुख तो आपने सुन लिया। शिवराज सरकार का ये भी दावा है कि कांग्रेस के किसानों को भड़का रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सियासत के इन पेचों की जगह शिवराज सरकार अगर किसानों की बात सुनती, उनसे बातचीत करती, तो शायद किसानों को उनका हक भी मिल जाता और इतना बवाल भी नहीं मचता। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। तभी ये गंभीर सवाल उठते हैं कि सरकार किसकी और किसके लिए। हम दो तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के हरदा और गुजरात के नर्मदा की। जो पानी किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, वही पानी किसी के लिए मनोरंजन है। नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई घटाने के लिए मध्य प्रदेश के हरदा में लोग जल सत्याग्रह कर बैठे हैं। वहीं गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के ओवरफ्लो होने पर उसे देखने के लिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं पर सैर सपाटे का सबब बन रहा है यही पानी जो आगे तबाही का सबब बनता है, तो कहीं पर जिंदगी और मौत की लड़ाई इसी पानी के सहारे लड़ी जा रही है। 4 दिन के बवाल के बाद आज दोपहर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी जेल से रिहा हो गए। वैसे तो असीम की जिद थी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा वापस लिया जाए, लेकिन जेल से बाहर आते आते मुद्दा अलग रंग लेने लगा और असीम ने ऐलान किया कि वो इस कानून को ही खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देशद्रोह के मामले में कोर्ट की सुनवाई 14 सितंबर को होनी है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर दोपहर से पहले ही गहमा गहमी बढ़ने लगी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं की भीड़ असीम त्रिवेदी के स्वागत के लिए तैयार थी। असीम त्रिवेदी आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले में जेल गए थे, लेकिन जेल से बाहर आने तक विवाद का मुद्दा बन चुका था देशद्रोह का कानून। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने नारेबाजी की और असीम ने कहा कि देशद्रोह के इस कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरे आजाद होने तक गई थी। ये लड़ाई पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हिंदुस्तान में आज हाशिए पर है, ये लड़ाई उसके लिए। तो अभी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक 124 नहीं हटता। आर्थर रोड जेल से असीम थोड़ी दूर पर मौजूद बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तक गए और माथा टेका। शायद ये संदेश देने की कोशिश की कि वो संविधान का सम्मान करते हैं। ये कोई जीत की लड़ाई थी नहीं। आप क्या सब लगी, मेरा ईगो क्या गवर्नमेंट से क्रैश कर गया था, इसलिए मैं सब कर रहा था, इसलिए मैं जेल में पड़ा था। खाली ईगो टूटने की वजह से मैं जाके जेल में भूखा पड़ा था, मतलब जेल में पड़ा था, वहां का खाना खा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। खाली मेरी जीत की वजह से आप लोग ये सब लोग मतलब आंदोलन छेड़े, मतलब आप इतना दिखा रहे हो, इतनी बात कर रहे हो, ढेर सारे एक्टिविस्ट, ढेर सारे राइटर निकल के बोल रहे मेरी जीत। अरे मैं कौन हूँ यार कि मेरी जीत के लिए कोई लड़ेगा। जीत की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई एक इशू की है और जब तक वो कानून नहीं हटेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कतई कंफ्यूज मत होइए कि कोई जिद की लड़ाई है। जिद का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच से है, एब्सोल्यूट फ्रीडम से है, फाइनल फ्रीडम से, जिसकी हमने बात पूर्ण स्वराज की थी, जो हमें आज तक नहीं मिला। असीम की रिहाई की खबर मिलते ही कानपुर में जश्न शुरू हो गया। शहर के बीचों बीच एक घंटाघर चौराहे पर लोगों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। हमारे लिए गर्व की बात है, न केवल हमारे लिए बल्कि समूचे देश के लिए। समूचे देश की जनता गौरवान्वित हो रही है, हर्ष महसूस कर रही है, हर्ष व्यक्त कर रही है, घरों से बाहर निकल के सड़कों में, गली चौराहों पे आके।
मुंबई के आजाद मैदान में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त असीम ने ये कार्टून बनाए थे। अन्ना का कहना है कि असीम के खिलाफ देशद्रोह का केस गलत है। आज सरकार चलाने वालों को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनका इतना स्टडी नहीं है। अरे देशद्रोही तो घूम रहे बाहर, और कार्टून निकालने वालों को आप देशद्रोही कहते हैं। अरे वो तो लोगों को जला रहा है। दरअसल असीम की रिहाई का प्लॉट एक दिन पहले से ही तैयार हो रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर जमानत का फैसला भी आया और गृह मंत्री का भरोसा भी मिला। पहले तो असीम अपनी जिद पर अड़े थे, लेकिन देर रात तक जमानत लेने पर राजी होने की खबर आ गई। देशद्रोह के मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होने वाली है। आदित्य अमन और पंकज उपाध्याय के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई, आज तक। दिल्ली के रोहिणी में कल हुए मीनाक्षी मर्डर केस में पुलिस ने संदीप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद संदीप फरार हो गया था, लेकिन बाइक के नंबर से पुलिस उसके ठिकाने तक जा पहुंची। जीजा की दूसरी शादी से था खफा, पहली पत्नी के भाई ने रची साजिश, जीजा की दूसरी पत्नी का किया कत्ल। दिल्ली के रोहिणी में मीनाक्षी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी के पति की पहली पत्नी का भाई था। ये खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने। झगड़ा ये था कि परमिंदर अपनी दूसरी पत्नी यानी मीनाक्षी को भी साथ रखे हुए था, और यह भी पता चला कि पहली पत्नी ऋतु का जो भाई है संदीप, वो इस बात से खुश नहीं था और वो अपने जीजा यानी परमिंदर पर दबाव डालता रहता था कि वो अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दे। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी के पति परमिंदर की 2007 में शादी हुई थी, लेकिन 2 साल तक घर में चला कलह कोर्ट तक जा पहुंचा। इसके बाद परमिंदर ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन सुलह के बाद पहली पत्नी भी साथ रहने लगी। ये परमिंदर के साले संदीप को नामंजूर था और उसने मीनाक्षी की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आज तक ब्यूरो। देहरादून में एक लग्जरी कार से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 देहरादून के हैं, जबकि एक शख्स दिल्ली से ताल्लुक रखता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोटों की गड्डियां इस तरह से इस कार में मिली। शुरुआती पूछताछ में पकड़े गए लोग नोटों के बारे में पुलिस को सही जानकारी नहीं दे पाए। बरामद की गई रकम कार की डिक्की में रखी थी। फिलहाल कैश की गिनती जारी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि बरामद की गई रकम 5 से 8 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। अगले महीने उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इस रकम को वहां पर इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा होगा। वर्ल्ड टी20 के लिए टीम इंडिया कोलंबो पहुंच चुकी है और विराट कोहली पूरे मस्ती के मूड में नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विराट जबरदस्त मूड में, मस्ती के मूड में। जैसे अपना सिर वो हिला रहे हैं, उसी तरह से बल्ला भी हिलाएं। 360 डिग्री शॉट्स वो हमारे।